बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अपना इक्विटी का पेपर तैयार कर रहे होंगे। एलएलबी पार्ट 2 का पेपर नंबर 2 लॉ ऑफ इक्विटी के हवाले से है। तो इस हवाले से मैं आपको एक रिवीजन भी दे देता हूँ और इसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी मैं आपको गोश गुजार कर देता हूँ। इसे सुनिएगा, बुक खोल के फिर अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये। एलएलबी पार्ट 2 का इक्विटी का जो पेपर है, लॉ ऑफ इक्विटी का पेपर, ये पूरे पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट पेपर है इस हवाले से है कि इसकी जो पासिंग रेशो है वो बहुत कम है। प्रीवियस 2 और 3 ईयर्स के आप रिज़ल्ट उठा के देखें तो उसमें आपको ये वाला तासुर नज़र आएगा। उसमें रीज़न ये है कि ये पार्ट 2 का ये वाला जो पेपर है ये बाकी पेपरों से इसलिए मुख्तलिफ है और इसका रिज़ल्ट इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे माहौल में इक्विटी के तौर पर कहीं नज़र नहीं आती। मौजूद हैं ये चीज़ें, लेकिन उसको सिविल प्रोसीजर कोड के तहत पाकिस्तान में ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान में इक्विटी की कोई अलग कोर्स नहीं है। ये है बरतानिया का, जिस तरह लॉ ऑफ टॉर्ट हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, हक तलफी का कानून, कानून हक तलफी, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। आम कानून को, कॉमन लॉ को कॉमन कोर्ट्स डील करती हैं और जो लॉ ऑफ टॉर्ट है यानी जो छोटी मोटी गलतियां हैं जो ना क्राइम में आती हैं ना ही राइट की इन्फ्रिंजमेंट में आती हैं, उनको डील करने के लिए फिर उन्होंने अलग कोर्ट्स बनाई हुई हैं जिन्हें कहते हैं कोर्ट ऑफ चांसरी। और कोर्ट ऑफ चांसरी का जो असूल होता है वो इक्विटी पे बेस करता है। इक्विटी का मतलब उर्दू में असूल निस्बत। असूल निस्बत अब इक्वल से ज़रा डिफरेंट है। इक्वल का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ है, आपने बांटनी है, दो लोगों को आप बराबर तकसीम कर दें। यहाँ पे आपने तकसीम इस तरह करनी होती है कि दोनों लोगों को इक्वल पेडिस्टल पे लेके आना है। फ़र्ज़ कि आपके पास 5 लाख हैं, आपके सामने दो बंदे बैठे हुए हैं, एक के पास 3 लाख हैं और दूसरे के पास 2 लाख रुपए हैं। आप 5 लाख इस तरह तकसीम करें कि दोनों इक्वल पेडिस्टल पे आ जाएं। आप 2 लाख वाले को 3 लाख दे दें और जिसके पास 3 लाख हैं उसे 2 लाख दे दें। अब यानी वो दोनों बराबर हो गए। इसे कहते हैं इक्विटी। अब लॉ ऑफ टॉर्ट में हमने पढ़ा था कि ये वो गलतियां होती हैं जो सिविल रॉन्ग होती हैं। ये ऑफेंस नहीं होते, ये क्राइम नहीं होते, ये क्राइम से कम नोयत के होते हैं, ये ऑफेंसेस से कम नोयत के होते हैं, ये राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट नहीं होती, लेकिन इसको मुआशरती गलती के हवाले से इसे ज़रूर ट्रीट किया जाता है। जैसे आप समझ लें कि रोड के ऊपर अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर आपने जाते हुए रोड पे केले का छिलका फेंका है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, लेकिन ये एक सिविल रॉन्ग ज़रूर है। हो सकता है उस पर किसी का पाँव आए, फिर वो गिर जाए, उसे कोई डैमेज हो जाए, वो इंजर्ड हो जाए, तो ये जो है ये रॉन्ग कहलाएगी, क्राइम नहीं कहलाएगा। और कानून कहता है कि कोई भी ऐसा काम ना हो, कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसकी कोई रेमेडी मौजूद ना हो। यू बाय जस्ट, आई बाय रेमेडियम। वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ जहाँ कोई हक तलफी होगी वहाँ पे उसे दाद रसी ज़रूर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिविल प्रोसीजर कोड सिविल राइट्स को सिक्योर करता है। पीपीसी लोगों को ऑफेंस से रोकता है। और ये जो इक्विटी का असूल है पाकिस्तान में, ये भी सिविल कोड के पास ही है, इक्विटी के नाम से नहीं है, लेकिन उसे सीपीसी का हिस्सा बनाया गया है। अगर आपका कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर कानून साजी नहीं मौजूद, तो फिर इसी के तहत, इन्हीं असूलों के तहत, यानी यू बाय जस आई बाय रेमेडियम के तहत अदालत आपको एक नई प्रेसिडेंट बना के आपको दाद रसी ज़रूर देगी। अगर अदालत दाद रसी नहीं देती तो फिर इसका नुकसान ये होना है कि मुआशरे के लोगों ने नाइंसाफ़ी पर, हकूक़ के टूटने पर, जो कि कानून की नज़र में हकूक़ भले ना हो लेकिन गलती से टूटे हैं अगर, और अगर उन्हें दाद रसी ना मिली तो लोग तो अपने हाथ से फिर इंसाफ लेना शुरू कर देंगे।
अदालत की मंशा ये है, कानून की मंशा ये है कि कोई भी ऐसी रॉन्ग ना रहे जिसका अदालत के पास कोई हल मौजूद ना हो। केले के छिलके वाली एग्जाम्पल भी इसमें शामिल होती है, वो भी एक गलती है। इसी तरह ट्रेन जा रही है, किसी ने पत्थर फेंका है, अंदर बंदा सोया हुआ है, उसे जाके लगा है। ये जुर्म ना हो लेकिन ये गलती तो है ना। तो इस गलती को कवर करने के लिए दूसरी पार्टी को रेमेडी देना, ये कानून की उसमें शामिल है कि ये लाजमी होना चाहिए। अब इक्विटी का मतलब यहाँ पे हमें ये समझ आएगा कि इक्विटी जो है वो कानून को मज़ीद तक़वियत देने वाली चीज़ है। ये कानून से बालातर एक चीज़ है जो कि कानून के मुताबिक ही, कानून के स्पिरिट के मुताबिक, जस्टिस के स्पिरिट के मुताबिक, इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए वहाँ पे जहाँ पे हमारा कानून, आम कानून खामोश होता है, ये वहाँ पे भी जाके लोगों को दाद रसी मुहैया करती है। अब आपने ये पूरा पढ़ते हुए, ये पूरी इक्विटी पढ़ते हुए आपने जहन में रखना है कि इक्विटी के अंदर उन उन चीज़ों को डील किया जाएगा जो आम तौर पर मुआशरे में ना ही क्राइम होते हैं, ना ही राइट्स होते हैं। ये गलतियां होती हैं और इन गलतियों का अजाला भी कानून के पास मौजूद होता है इक्विटी की सूरत में। इक्विटी कानून नया नहीं बनाती, इक्विटी का कानून से कोई क्लैश नहीं है, बल्कि ये कानून के अंदर जहाँ जहाँ लकूनाज मौजूद हैं, जहाँ पे गैप्स मौजूद हैं, उन गैप्स को कवर अप देने के लिए, उनको फिल करने के लिए इक्विटी को इस्तेमाल किया जाता है। अगर कॉमन लॉ के तहत किसी को रेमेडी अवेलेबल है तो फिर वो इक्विटी की कोर्ट नहीं जाएगा। इक्विटी की कोर्ट में सिर्फ वो जाएगा जिसके पास कॉमन लॉ रेमेडी मौजूद ना हो। अल्टरनेट रेमेडी अगर मौजूद नहीं है तो फिर ही उस सूरत में जाएगा। यहाँ पे आपकी जो ये इक्विटी की बुक है, इक्विटी लॉ ऑफ इक्विटी है, इसमें 4 पोर्शन है। इसका जो आखिरी पोर्शन है ये होना शुरू में चाहिए था, यानी प्रिंसिपल्स पहले पढ़ने चाहिए थे कि वो कौन से असूल हैं जिनके तहत इक्विटी का कानून वजूद में आया। वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से इक्विटी को मुआशरे में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पेश आई। ये पहले वो पढ़े, फिर उसके बाद बाकी 3 हिस्से हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, दूसरा है ट्रस्ट एक्ट और तीसरा है वक्फ एक्ट। तो ये 3 ये हो गए और एक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, यानी ये 4 हो गए। अब आपका पेपर 4 पोर्शन में भी हो सकता है, आपका पेपर 3 पोर्शन में भी हो सकता है। यानी वक्फ और ट्रस्ट को इकट्ठा बाज़ात कर देता है, वो बाज़ात ऐसा करता है कि आपको 8 या 9 सवाल इकट्ठे ही दे देता है, कहता है इनमें से 5 करें। बाज़ात ऐसा करता है ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन बना देता है, फिर नीचे अलग अलग हर पोर्शन में से एक एक सवाल कर लेता है। बाज़ात वो ट्रस्ट में से कहता है 2 करें, बाकी पोर्शन में से एक एक करें। बाज़ात वो ऐसा करता है कि स्पेसिफिक रिलीफ में से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है और बाकियों में से एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है। कहने का मकसद ये है कि आप किसी पोर्शन को छोड़ के ना जाएं, स्किप करके ना जाएं और उसमें किसी भी तरह की कमी ना हो, ताकि आप पेपर पूरा कर सकें। 5 सवाल अटैम्प्ट नहीं करेंगे आप किसी सूरत में पास नहीं होंगे। आप 5 सवाल पूरे करें, 35 मिनट में एक क्वेश्चन अपना अटैम्प्ट कर लिया करें। 180 मिनट्स होते हैं आपके पास 5 क्वेश्चंस के लिए, इसका मतलब है 35 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव। तो कोशिश करें कि उसी टाइम के अंदर ही मुकम्मल करें। पहले क्वेश्चन को आप घंटा लगा देते हैं, उसके बाद आपके पास 2 घंटे बच जाते हैं, फिर आप जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं, फिर लिखाई पे भी असर आता है। अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, हेडिंग्स नहीं देंगे, सही तरीके से नहीं लिखेंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसे सही तरीके से इलेबोरेट वहाँ पे नहीं करेंगे तो बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। लास्ट टाइम का जो पेपर है उसको अगर सामने रखें तो एक और चीज़ भी सामने आई है कि उसने एग्जाम्पल्स दे के आपसे पूछा है। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल दे देता है, सिनेरियो बेस पेपर आ जाता है सारा, तो उस सूरत में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। हम आज कोशिश करते हैं कि पहले प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, याद ना करें, इतना अच्छा याद ना करें जितने अच्छे आप कंसेप्ट अपने बिल्डअप कर लें। क्रैमिंग वहाँ काम नहीं आएगी, आपके कॉन्सेप्ट काम आएंगे। इक्विटी का जो प्रिंसिपल्स वाला पोर्शन होगा जिसमें हो सकता है 2 सवालों और एक करना हो,
आपको दोनों क्वेश्चन लगेंगे एक जैसे ही हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं होंगे, वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है। अंडरस्टैंड अच्छा किया हुआ होगा, आप अच्छा पेपर कर सकेंगे। 5 क्वेश्चन पूरे करें, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है हर पोर्शन में से वैसे वैसे करें। कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है उसे अटैम्प्ट किए बगैर वो आपका पेपर चेक ही नहीं करते। अगर आपने वो अटैम्प्ट नहीं किया तो इसका मतलब है आप फेल हैं। 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मकसद ये मतलब ये होता है कि उसने आपसे एक रिक्वायरमेंट की होती है कि ये आप 5 क्वेश्चन करें। ठीक करें या गलत करें ये एक अलग बात है। उसने अटैम्प्ट कहा है, उसने ये तो नहीं कहा होता ना कि 5 सवाल आप ठीक करें। अटैम्प्ट यानी 5 क्वेश्चन, तो अटैम्प्ट करें। हो सकता है कोई ठीक हो कोई गलत हो, अच्छे तरीके से पेपर करें। नेक्स्ट उस पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ।